हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने आपको पहले लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन के बारे में बताया, आज हम आपको ग्लोबलाइजेशन की मीनिंग के बारे में बताएंगे और ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या मेजर्स लिए फैक्टर्स हैं और उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं। तो आज हम आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताते हैं। ग्लोबलाइजेशन हियर इट मीन्स जैसे हमारी कंट्री की कंपनीज़ होती हैं या कंट्री में हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो डोमेस्टिकली अगर ट्रेड कर रही हैं तो वो विद इन द कंट्री डोमेस्टिक इंडस्ट्री कहलाती है। जब इंडस्ट्री डिसाइड करती है कि उसको इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, तो इंटरनेशनल मार्केट में व्हेन दी इंडस्ट्री carried out economic activities within the two or three countries, with the two or three countries, it is called international trade. When the company or the industry decided to trade more than 6 countries or more than 7 or 8 countries, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज अंडर द कंडीशन ऑफ फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड अक्रॉस द एंड कैपिटल अक्रॉस द बॉर्डर। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि इंटीग्रेटिंग ऑफ इकोनॉमी, अवर इकोनॉमी कंट्री की हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, मिला रहे हैं किसके साथ, डिफरेंट कंट्रीज़ की इकोनॉमी के साथ। और उसमें हम क्या इंश्योर कर रहे हैं, हम देयर आर 4 पैरामीटर्स अंडर द ग्लोबलाइजेशन। द फर्स्ट वन इज़ फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्री फ्लो ऑफ goods and services across the countries, and free flow of technology, and the last one is free movement of labor take place in the different countries of the world. So these are the parameters. Now globalization is in fact is the outcome of the policies of liberalization privatization. जैसे हमने प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन किया तभी उसका आउटकम क्या रहा, ग्लोबलाइजेशन रहा। जैसे हम आपको बता दें, ग्लोबलाइजेशन में भी डिफाइन एज अ प्रोसेस एसोसिएटेड विद द इंक्रीजिंग ओपननेस। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ओपननेस, अपन हमारी इकोनॉमी क्या हो रही थी, क्लोज थी, लिबरलाइज कर दी थी, रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए थे, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया था। अब हमने और ओपननेस करना था, तो इंक्रीजिंग द ओपननेस, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। अब हम अपनी कंट्री को क्या कर रहे थे, इंटरडिपेंडेंस कर रहे थे, एक दूसरे के साथ क्या हो रहा था, मिल के काम कर रहे थे। एंड डिपेंडिंग एंड डीपनिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन दी वर्ल्ड इकोनॉमी। और जो वर्ल्ड के रिसोर्सेज है, पूरे कंट्रीज़ के जो रिसोर्सेज हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के पास जो अपने अपने रिसोर्सेज हैं, उनका अच्छे से चैनलाइज कर रहे थे, यूटिलाइजेशन कर रहे थे रिसोर्सेज का एट द लीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नाउ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एम एट इंटीग्रेटिंग दी इंडियन इकोनॉमी। हमने यहाँ पर क्या, ग्लोबलाइजेशन का मेन मकसद ये था कि हम अपनी इंडियन इकोनॉमी को क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ के साथ जोड़ रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा दे रहे हैं विद दी ग्लोबल इकोनॉमी। एज अ रिजल्ट देयर विल बी अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टाइज बिटवीन दी इंडिया। तो इससे क्या हुआ, हमको मैनेजमेंट स्किल्स, एक्सपर्टीज़ मिले, हमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन मिली, हमें सर्विसेज, बेटर सर्विसेज मिले, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किससे मिले, अलग अलग कंट्रीज़, अलग अलग इकोनॉमी से हमने ये सारी चीज़ें एक्वायर करी और हमको देखने को भी मिला। पर्टिकुलरली इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द कैपिटल एंड द टेक्नोलॉजी विल फ्लो फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टूवर्ड्स द इंडिया। तो हमने क्या किया, इंडिया से हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को हमने क्या किया, एक्सपोर्ट किया, और बाहर की डेवलप कंट्रीज से हमने क्या किया, इंपोर्ट किया, कैपिटल आइटम्स को हमने इंपोर्ट किया, टेक्नोलॉजीज़ को, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट किया, जिससे हमारी कंट्री में भी क्या हो रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एंड लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, ग्लोबलाइजेशन की आस्पेक्ट्स थे। नाउ वन ऑफ द मेजर एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज आउटसोर्सिंग। जैसे हम आपको बता दें बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के बारे में। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता क्या है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के होने की वजह से हमें आउटसोर्सिंग भी बहुत अच्छा हुआ। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है वी आर कैरिड आउट दी वर्क डन थ्रू दी थर्ड पार्टी, मतलब हम थर्ड पार्टी से हम क्या कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं। इट रिफर्स टू a system of hiring the business services from outside the world. These services include, जैसे कॉल सेंटर्स आपके होता है, वो BPO का एग्जाम्पल हुआ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसी का एडवांस होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में यूज़ होती हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रांसक्रिप्शंस, क्लिनिक एडवाइस जो हमने आपको बताया, टीचिंग, कोचिंग एंड लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़ वगैरह होती हैं। आप क्या कर रहे हैं, दूसरों की हेल्प कर रहे हैं कि हाउ टू मैनेज द बिजनेस, व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड इट। तो ये आपका आउटसोर्स कर रहे हैं। आउटसोर्स का मतलब ये हो जाता है कि जो कंट्री अपने किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज नहीं है, वो क्या करे, उस सर्विस को, उस चीज़ को वो बाहर से आउटसोर्स करे, जिससे उसका कॉस्ट भी कम आए और काम भी अच्छा हो जाए। इन इंडिया
is emerging as an important destination of outsourcing, particularly BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जैसे हम बोलते हैं कॉल सेंटर्स, जो बाहर के आपने देखे होंगे, वोडाफोन है, आइडिया है, आपका एयरसेल है, यूनिनॉर है, बहुत सारे आपके देखने को मिले होंगे, वोडाफोन है। तो ये क्या है, कॉल सेंटर्स हैं जो बाहर की कंट्रीज़ के कम्युनिकेशन सेंटर, जो हमने कहा है, हमने टेलीकॉम जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, वो बाहर इनका हेडक्वार्टर्स हैं, और इंडिया में उन्होंने क्या किया है, BPO खोले, अपने सेंटर्स खोले हैं, जिससे बाहर की लोगों के डाउट्स भी क्लैरिफाई करते हैं, और इंडिया के लोगों को भी इंडिया के कम्युनिकेशन नेटवर्क से रिलेटेड डाउट्स को क्लियर करते हैं, प्रॉब्लम्स को क्लियर करते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ टू इंपॉर्टेंट रीज़न। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर इन इंडिया, पहला रीज़न है कि इंडिया में रिसोर्सेज जो है बहुत चीप रेट में अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि लेबर, और हमारी जो इंडिया की लेबर है वो एफिशिएंट है, किस फील्ड में इस पर एफिशिएंट है, इंग्लिश स्पीकिंग में एफिशिएंट है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर इन इंडिया एंड रिलेटिवली लो वेज रेट फॉर द स्किल्ड वर्कर्स। नेक्स्ट है रिवोल्यूशनरी ग्रोथ ऑफ IT इंडस्ट्री इन इंडिया, और दूसरा रीज़न ये है कि इंडिया में IT इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। इसी के साथ अब हम आपको बताएंगे पॉलिसीज़ स्ट्रैटेजीज़ प्रोमोटिंग द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वो कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं जो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करती हैं। तो देयर आर फॉलोइंग पॉलिसीज़ एंड स्ट्रैटेजीज़। फर्स्ट वन इज़ इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन रेज्ड फ्रॉम द इनिशियल 40%। अब यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, 40% तक इंक्रीज हो गया। इट नाउ रेंज बिटवीन 51 to 100%। अब हमने इसको बढ़ावा कर दिया 100% तक। इन 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू बी एक्सटेंड ऑफ 100%। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से सेक्टर्स में इंडियन गवर्नमेंट ने 100% का FDI अलाउ कर दिया है। नेक्स्ट है आपका पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ग्लोबलाइजेशन, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी हैज़ बीन अलाउड। It was in conformity with the economic reforms. Partial convertibility implies the sale and purchase of foreign currencies at the price determined by the market. तो यहाँ पर ये क्या हुआ, the convertibility is allowed for the following transactions। जैसे हमने import export of goods and services हम कर रहे हैं, तो पेमेंट ऑफ इसके लिए हमने पार्शियल कन्वर्टिबल कर दिया अपने रुपीज़ को फॉरेन करेंसी में। एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन द इन्वेस्टमेंट इसके लिए किया। रिमिटेंस, जो भी हम सर्विसेज दे रहे हैं, बेसिक सर्विसेज दे रहे हैं टू मीट द फैमिली एक्सपेंसेस, ये सब चीज़ों के लिए क्या है, इट इज़ कॉल्ड द पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी बिकॉज इट इज़ डज नॉट कवर द कैपिटल ट्रांजेक्शन। हम यहाँ पर कोई कैपिटल ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं, मशीन वगैरह का खरीदा नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी में आ जाता है आपका इट कन्फर्मिटी विद द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज इन्फोर्स फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। यहाँ पर हमने लंबे समय के लिए ट्रेड पॉलिसी बनाई थी, 15 साल 25 साल के लिए। इम्प्लाइड दैट इज अ लिबरल पॉलिसी। ऑल रिस्ट्रिक्शन कंट्रोल ऑन द फॉरेन ट्रेड हैव बीन रिमूव्ड। जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हमने लगाए थे, क्वाटाज लगाए थे, वो हमने हटा दिए। ओपन कॉम्पिटिशन हमने रखा। बेयरिंग दी सम स्पेसिफिक गुड्स, मोस्ट गुड्स आर ट्रेडेड फ्री ऑफ रिस्ट्रिक्शन। ज़्यादातर गुड्स को हमने फ्री ऑफ रिस्ट्रिक्शन दी, हमने क्या किया था, ट्रेड किया था। रिडक्शन, नेक्स्ट वन है रिडक्शन इन टैरिफ्स वगैरह, टैक्सेस वगैरह को भी हमने क्या किया था, विड्रॉ कर लिया था। नेक्स्ट वन है विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस का यार मीन्स कि हमने यहाँ पर ये लगाया था कि आप इतनी ही क्वांटिटी को क्या करोगे, एक्सपोर्ट कर पाओगे, तो उसको भी हमने हटा दिया था यहाँ पर। सिंस द 2001 द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑल द इम्पोर्ट्स आइटम हैव बीन टोटली विड्रॉ एंड दिस इज इन कन्फर्मिटी विद द इंडियन कमिटमेंट टू दी WTO। तो यहाँ पर WTO के रूल्स रेगुलेशन जो थे उसको मानते हुए उन्होंने क्या किया था, सारे रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया था, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया था। तो ये सारी स्ट्रेटजीज़ हैं आपकी। इसके बाद हम आपको बताएंगे फैक्टर्स फैक्टरिंग दी ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया।